सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये मार्केट क्या है यार, मार्केट क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करें मार्केट की तो 5 एलिमेंट्स जहाँ मिल जाए वो मार्केट है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स? सेलर, बायर, गुड्स, प्राइस, बार्गेनिंग। जहाँ पे ये 5 फैक्टर्स मिलेंगे वो बनेगी मार्केट, है ना। जहाँ पे ये 5 फैक्टर्स मिलेंगे वो बनेगी मार्केट, है ना। तो अपने को सेलर मांगता है, अपने को बायर मांगता है, अपने को गुड्स मांगता है, उस गुड्स का प्राइस मांगता है और बार्गेनिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये 5 फैक्टर्स मिलकर हमारे लिए मार्केट को क्रिएट करते हैं। और अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ऑफकोर्स हमारे वहाँ पे मार्केट को ना कई पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, रेगुलेशन, वॉल्यूम एंड टाइप्स ऑफ कंपटीशन। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, है ना, कि कंपटीशन के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास मार्केट कितने तरीके की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमारे पास मार्केट होंगे 2 तरीके के, है ना। एक होएगी हमारे पास कॉम्पिटेटिव मार्केट और एक होएगी नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट, है ना। तो हम एक कहेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक कहेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन बेसिकली हमारे पास 2 मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारे पास 2 तरीके की मार्केट होंगी। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास में। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी ऐसी मार्केट होती है जिसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं? तो समझना ध्यान से, कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे ना लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। मैम मोस्ट ऑफ द मार्केट में ऑफकोर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ही होते हैं। तो एक एग्जांपल दे दूँ तो हमें समझ में आ जाएगा। और कितने, मतलब अनगिनत बायर एंड सेलर होंगे इस मार्केट में। और एग्रीकल्चर सेक्टर को आप अपने दिमाग में रख सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास एक परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना यार। जैसे हम लोग टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज, ये मार्केट हमारी क्या हो जाएगी? परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना यार। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आप देख पा रहे हो लार्ज नंबर ऑफ बायर भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है ना। अनगिनत सेलर है हमारे पास यहाँ पे, हमारे सेलर की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसी मार्केट होगी, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे वो होमोजीनियस होंगे। यहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर होंगे, एकदम सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने, रहीम ने, परमिंदर ने, जॉन ने, इन चारों लोगों ने ना अपने अपने खेतों में पोटैटो उगाए, है ना। और बाद में उन पोटैटो को मिक्स कर दिया गया और फिर राम कह रहा है मुझे मेरा दे दो, रहीम कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो जो उन्होंने उगाए हैं ऑफकोर्स वो नहीं मिलेंगे। वो इतने आइडेंटिकल और इतने सिमिलर नेचर होते हैं कि अगर हम चारों लोगों के गुड्स को मिक्स कर दें तो ऑफकोर्स उनके गुड्स को फिर फर्दर अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे और ये मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब होता है बहुत रेगुलेटिव मार्केट नहीं है ये। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब जब भी आपकी मर्जी करे आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हो, जब भी आपकी मर्जी करे आप इस मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कह लो कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस मार्केट में हमारे को देखने को नहीं मिलते, है ना। और अगर ये मार्केट की मैं बात करूँ तो ये मार्केट में सेलर और बायर को ना मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज होगी सेलर और बायर को इस मार्केट के बारे में। जिससे होता क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ऐसा होता ना कि अगर नॉलेज नहीं है बायर को मार्केट के बारे में तो सेलर क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है। किसी बायर से, जो बायर मर्सिडीज से आ रहा है उससे हायर प्राइस चार्ज कर लिया, जो बायर साइकिल से आ रहा है उससे कम प्राइस चार्ज कर लिया, अल्टीमेटली उसको गुड बेचना है। तो ये मार्केट में ना परफेक्ट नॉलेज होती है सेलर और बायर को पूरी मार्केट के बारे में, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ से अगला पॉइंट ये निकल के आता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी मार्केट होगी जहाँ पे जो फर्म्स होती हैं, पहले फर्म, छोटे छोटे जो फर्म होते हैं, इंडिविजुअल सेलर जो होते हैं वो फर्म कहलाते हैं और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म कहलाता है इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है एंड जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। ये मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है और उसी यूनिफॉर्म प्राइस पे मार्केट में गुड्स की सेल और परचेज की जाती है। आई कहानी समझ में, इतनी कहानी समझ में आती है। लैक ऑफ प्रेफरेंसेस, देखो प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज उस मार्केट में मिलती है जिस मार्केट में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो। भाई अगर मैं 20 रुपए किलो आलू बेच रही हूँ तो जो मर्सिडीज से आया हुआ बंदा है उसको भी पता है मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है, तो ऑफकोर्स आपको भी 20 में मिलेगा। और
मान लो फॉर एग्जांपल हम आते हैं किसी साइकिल से, तब भी मुझे भी 20 रुपये ही पे करने हैं, तो बायर और सेलर को पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो ऑफकोर्स कोई भी सेलर को बढ़ा हुआ प्राइस नहीं देगा। तो बढ़ा हुआ प्राइस नहीं देगा तो इसका मतलब है सेलर के पास कोई प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंसेज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस आदमी से ज़्यादा पैसे मिलने हैं तो मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, है ना, ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। इस औरत से मुझे कम पैसे मिलने हैं तो ऑफकोर्स इस औरत को मैं कम प्रायोरिटी दूंगी। बट ऐसा तो है नहीं यार। तो इसका मतलब है कोई ये मार्केट में सभी से सेम रेट मिलना है। ये क्लास में जितने बच्चे बैठे हो सबसे मुझे एक इक्वल फीस ही मिली हुई है, तो ना मेरे लिए कोई बहुत अच्छा है ना मेरे लिए कोई बहुत बुरा है, मेरे लिए सब अच्छे हैं और मेरे लिए सब नालायक है ना, मेरी बात ना माने तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास में मेरे लिए कोई प्रेफरेंस और प्रायोरिटी वाला बच्चा नहीं है। आई बात समझ में? अब किसी के चाचा विधायक हो तो अगर उनका कोई सोर्स हो तो देखा। आगे बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्लीट मोबिलिटी होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूव करवा सकते हैं, है ना। तो आ जाओ, तो ये हमारे पास हो गए हमारे इस मार्केट के फीचर। रुको यहाँ पे, तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है? क्यों? आज बहुत डांटा है मैंने, और कल नहीं पहन के आओगे तो कल से डांट पड़ेगी। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ओके मैम। होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है मैम। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, हाँ जी मैम। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, है ना, बायर और सेलर को पूरी नॉलेज की मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉल, देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर, तो फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होती है मार्केट में। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस होता है। जो फर्म होती है वो फर्म मिलकर इंडस्ट्रीज बनाती हैं, और जो इंडस्ट्री होती है इस मार्केट में वो प्राइस मेकर होती है, एंड जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। तो इसका मतलब है एक यूनिफॉर्म प्राइस होएगा और उसी यूनिफॉर्म प्राइस पे सभी की सभी मार्केट में सारी की सारी फर्म्स अपने गुड्स को बेच रही होंगी, ठीक है। इंडिफरेंस, लैक ऑफ प्रेफरेंसेस, बाय एंड नो प्रेफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट सेलर्स, बिकॉज आलू तो सबके वहाँ पे सेम ही होता है ना यार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो इसी वाले सेलर से लूँगी, है ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और बायर को भी ऐसा, यहाँ पे बायर के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होता है सेलर के दिल में कि नहीं यार ये तो हमें ज़्यादा पैसे दे के जाएगा तो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे कहते हैं कि राइट नाउ ना, अभी हम कहें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी हमारे वहाँ पे प्योर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करती है, प्योर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है। और ऊपर की 3 कंडीशंस अगर हम फुलफिल, जिस भी मार्केट में ऊपर की 3 कंडीशंस को हम फुलफिल करवाते हैं तो ये मार्केट हमारे लिए बन जाती है प्योर कंपटीशन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन भी, और आपसे पूछ सकते हैं प्योर कंपटीशन क्या है। तो प्योर कंपटीशन में ऊपर के 3 फीचर्स जहाँ पे पाए जाए वो कंपटीशन हमारे लिए प्योर कंपटीशन कहलाता है। इतनी कहानी समझ में आती है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कर्व। आ जाओ देख लेते हैं प्राइस कर्व हम कैसे डिटरमिन करेंगे। हाँ, नहीं, किसी भी चैप्टर में नहीं है। तुम्हें लगता है किसी में है? हाँ, यहाँ बात करते हैं फर्म और इंडस्ट्री की। अब फर्म और इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, छोटे छोटे स्मॉल फर्म मिलके ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं हमारे पास इंडस्ट्री, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। एंड जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है ना। तो अगर इंडस्ट्री हो गई प्राइस मेकर और फर्म हो गई प्राइस टेकर, तो ये सिचुएशन में हम अगर यहाँ पे डिमांड कर्व बनाते हैं इस फर्म का, मैं इंडस्ट्री का डिमांड कर्व नहीं बना रही हूँ, मैं फर्म का डिमांड कर्व बना रही हूँ। तो फर्म का डिमांड कर्व कैसा बनेगा ये मार्केट में, तो यहाँ पे बनेगा, मार देंगे मुक्का, ये मार्केट में हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व को ही तो हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, तो हम इसको प्राइस लाइन, हम इसको एवरेज रेवेन्यू भी तो बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। और अगर मैं इस मार्केट में बात करूं तो ऑफकोर्स मुझे हर एक ग्राहक से समान रेशियो का ही तो प्राइस मिलेगा ना। 20 रुपये, मैं 1 किलो आलू बेचूंगी तब भी 20 रुपये मिलेंगे, मैं 2 किलो आलू बेचूंगी तब भी मेरे को 20 रुपये मिलने वाले, 3 किलो 4 किलो 5 किलो, मैं एडिशनल जितने भी मेरे पास ग्राहक आते जाएंगे मैं उनको माल बेचती जाऊंगी। ऑफकोर्स एडिशनल ग्राहक को भी रिटेन करने के लिए मुझे 20 रुपये का ही प्राइस मिलेगा, 20 का ही भाव मिलेगा। तो इसका मतलब ये एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने से ही मुझे वही मिल रहा है जो मुझे 1 किलो प्रोडक्ट बेचने, किसी एक ग्राहक को कोई एक गुड्स बेचने से जो मुझे प्राइस मिल रहा है, अगले ग्राहक को भी मैं अगर रिटेन करूंगी, अगले ग्राहक को भी मैं माल बेचूंगी तो ऑफकोर्स मुझे कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ का मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा, प्राइस के इक्वल हो जाएगा। समझता है तुम लोग पीछे वाले भाई, बात समझता है?
ये मार्केट में एडिशनल ग्राहक को बढ़ाने से मेरे को एडिशनल कुछ भी नहीं मिलता है। ये मार्केट में मुझे एडिशनल ग्राहक को एडिशनल माल बेचने से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्राइस होएगा और उसी यूनिफॉर्म प्राइस पे जो सेलर है उसको ना सभी ग्राहक को माल बेचना है। तो ग्राहक 1 आया, उसने Q1 क्वांटिटी परचेज करी, तब भी ये 20 में बेचेगा। अगर इसने Q2 क्वांटिटी बेची तब भी ये इतना ही प्राइस होएगा, और अगर Q3 क्वांटिटी बेची तब भी यही प्राइस होएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस ये है और इसी प्राइस पे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन क्वांटिटीज ये सेल करता जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट में हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना यार। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। और प्राइस लाइन ऑफ कोर्स एक सिंगल प्राइस होएगा और उसी सिंगल प्राइस पे सभी के सभी लोग माल को खरीद और बेच रहे होंगे। तो फिलहाल तो मैं सेलर की बात कर रही हूँ, सेलर के पास एक सिंगल प्राइस है और उसी सिंगल प्राइस पे ये माल को बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट में D इक्वल्स टू P इक्वल्स टू AR, AR इक्वल्स टू MR। इतनी कहानी समझ में आती है। अच्छा अब आ जाओ, अब बात करते हो डिमांड कर्व। तो हमें पता चल गया कि डिमांड कर्व कैसा होता है। अब आगे की बातें कर लेते हैं यार। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं जहाँ पे MC इक्वल्स टू MR होएगा एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो ऐसी मार्केट को हम लोग बोलेंगे, ये पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, जहाँ पे MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है ना यार। अच्छा अब आप लोगों को मैंने सिखा रखा है MC कर्व बनाना। जल्दी से बताओ MC कर्व कैसा होता है, बना के दिखाओ कॉपी पे फटाक से, मैं देख रही हूँ यहीं से। जल्दी जल्दी से MC कर्व बनाओ। बहुत बढ़िया, खुशी के पास तो कॉपी ही नहीं है। अच्छा MC कर्व तुम्हारा नहीं बना, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये एक्सिस से टच क्यों करवा दिया, क्यों एक्सिस से टच करवाया, एक्सिस से टच क्यों करवाया, मार देना है मुक्का। एक्सिस से टच क्यों करवाया, एक्सिस पे टच करेगा क्या, MC एक्सिस से टच करने का मतलब जीरो हो जाना। कभी MC कर्व जीरो हो सकती है यार। हाँ देखिए मोटू तुमने कहाँ बनाया है, दिखा बता, तो तुम दुनिया भर की बातें रहे हो। ये तो बनाया MC कर्व है ना, इधर कॉपी तो तुम बना ही रहे हो। चलो तो ऑफ कोर्स हाँ पता चल गया तुम लोगों को MC कर्व बनाना आता है, ठीक है। तो अब MC कर्व बनाना तुम लोगों को आता है, तो चलो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा बनेगा। तो ये मैंने रेड कलर को लेके बनाया MC कर्व। ऑफ कोर्स मेरा जो MC कर्व है कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यू शेप्ड होगा, थोड़ा सा स्टीपर होएगा यार ये, और स्लाइटली मूव करेगा। तो MC कर्व हमारा ये बन गया। एंड यहाँ पे ना देखो जरा सा A पॉइंट है और एक E पॉइंट है। यहाँ पे ना दो जगह से हमारा MC कर्व हमारे AR या MR कर्व को कट कर रहा है यार, है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसी को हम लोग MR भी बोलते हैं, AR भी बोलते हैं ना। और मैंने आपसे कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो, वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा, A पॉइंट या E पॉइंट, E पॉइंट होएगा, बिकॉज A पॉइंट पे MC ऊपर से कट कर रहा है और E पॉइंट पे MC नीचे से कट कर रहा है। तो जहाँ पे MC नीचे से कट करेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आता है। तो ये यार ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके मैम, अब चलो आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, कि यार ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो आ जाओ मार्केट चैप्टर में मैं आपको बता दूं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो इन इकोनॉमिक्स नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AR। जब मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व मेरे एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाए। यार एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट लागत क्या आई, है ना, पर यूनिट कॉस्ट क्या आई। तो पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू पर यूनिट रेवेन्यू। तो ये हो जाएगा हमारे लिए AC, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना।
अब यार मैम एवरेज कॉस्ट जब रेवेन्यू के बराबर होएगा तो फिर यार इसको कैसे बोल सकते हो कि ये नॉर्मल प्रॉफिट होएगी। तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया था। कॉस्ट चैप्टर में यार एवरेज कॉस्ट का मतलब यार यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होएगी और यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होएगी। और इम्प्लिसिट कॉस्ट ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही तो हम हमारा प्रॉफिट बोलते हैं। आप जिन्होंने कॉस्ट चैप्टर पढ़ा है फ़ायदा मिल रहा है उन लोगों को, प्रॉपर उनको याद आ रहा होएगा कि हम लोगों ने क्या बातें करी थी। AC इक्वल्स टू AR हुआ, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग की बत्ती तुरंत जलेगी। और मैम जब कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू तो ये कैसे पॉसिबल है कि कॉस्ट ही रिकवर हुआ और हमें प्रॉफिट हो गया। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, एंड जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो क्या है हमारी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है ना, तो वो हमारे को यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो जब हमारे पास AC इक्वल्स टू MR हो जाएगा, जब हमारे पास AC इक्वल्स टू AR हो जाएगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे AC कर्व बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना लूँगी? बना के दिखाओ जरा AC कर्व। चलो बना लिया, ये AC कर्व है यार। मैंने कहा इस पे बना के दिखाओ, इस पे बना के दिखाओ मुझे। सबने गलत बनाया है, हे अल्लाह। ठीक है तुम्हारा सही है, ओके। मैं तुम लोगों से इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि तुम लोग गलती करोगे एक बार लेकिन दोबारा गलती नहीं करोगे। गलत है। गुड बॉय, सही है। ढक लो, बंद कर लो अपना, छुपा लो, हाँ छुपा लो, दिखाना मत किसी को। छी यार, यार दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी कम है। आ जाओ यार, मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया। अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ना नॉर्मल प्रॉफिट सिखाने जा रही हूँ। तो नॉर्मल AC इक्वल्स टू AR, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को AC कर्व बनाना सिखाया था, है ना। और मैंने AC और MC में एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, है ना। तो जब भी आप अपना AC कर्व बनाओगे तो हमेशा उस AC कर्व में जो वो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बनेगा AC कर्व, है ना। ये AC कर्व बनेगा। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि नहीं फुलफिल हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि AC और MC में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ रिलेशन होती है जो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। व्हेन AC इज डिक्रीजेस MC इज लेस देन AC, व्हेन AC इज मिनिमम देन MC इज इक्वल्स टू AC। जब AC मिनिमम पे होएगा तो MC AC को कट करेगा ना। 2-4 लोगों को छोड़ के किसी का भी AC मिनिमम पे MC कट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि AC को MC मिनिमम से कट करेगा, समझ रहे हो। और इस पॉइंट पे AC MC को मिनिमम पे कट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम AC इज इक्वल्स टू AR हो गए। एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है। और ये वाला जो कर्व है मेरा, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व है यार, है ना। तो ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो ऑफकोर्स ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। आई कहानी समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है, आप लोगों को समझ में आया। प्रॉपर्टीज फुलफिल हुई, समझ में आया। AC MC को मिनिमम से कट करेगा, तो हमें ये प्रॉपर्टी हमेशा फुलफिल करवानी है, तो हमने ये करवा दी। एंड सेम टाइम पे AC इज इक्वल्स टू AR भी है। तो हम कह सकते हैं, अगर आपको पूछते हैं, अभी तो मैं शॉर्ट रन के ही सिखा रही हूँ ना, ये शॉर्ट रन कर्व है, शॉर्ट रन कर्व की बात कर रही हूँ मैं। तो शॉर्ट रन में अगर आपसे पूछते हैं कि शॉर्ट रन में क्या हो रहा होएगा, तो शॉर्ट रन में जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे पता क्या क्या होएगा, AC इज इक्वल्स टू, भाई नॉर्मल प्रॉफिट AC इज इक्वल्स टू AR हो रहा होगा, साथ ही साथ इक्वल्स टू MR हो रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे MC भी तो उसी के बराबर होएगा। क्यों,
और साथ ही साथ डी भी हो जाएगा और साथ ही साथ पी भी हो जाएगा। क्यों भाई? तो इसका मतलब एक साथ अगर ना शॉर्ट रन में मैं शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन पे बात करूँ तो वो टाइम पे एक साथ क्या क्या हो रहा होगा। तो शॉर्ट रन में हमारा जो एसएससी है, मैं इसको एसएससी कह दूँ यार, एसएससी कह दूँ, तो हटाती हूँ मैं इसको एक मिनट। एसएससी इज इक्वल टू AR इक्वल टू SMR, या मैं सिर्फ या ऐसे ऊपर तो मैं लिख ही रही हूँ शॉर्ट रन ना, तो सीधे ऐसे लिख दूँ AC इज इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू MC कर्व इक्वल्स टू D इक्वल्स टू P। तो इसका मतलब है एक साथ ना इतनी सारी चीज़ें ना यहाँ पे साथ में आ गई, समझते हैं? तो यार यहाँ पे बन गया हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई, ठीक है? तो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो आगे बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब लॉस क्या होता है यार? लॉस की सिचुएशन क्या होगी? तो लॉस होता है जब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन हो जाए एवरेज रेवेन्यू, तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा यार। तो अगर मैं लॉस का कर्व यहाँ बनाना चाहूँ तो ऑफकोर्स मैं बना सकती हूँ। हाँ जी मैम बना सकते हैं। तो चलो देखो, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अपना डिमांड कर्व बनाती हूँ। तो ये डिमांड हो गया, इसी को प्राइस लाइन बोलेंगे, इसी को एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे, है ना? तो ये हो गया। और यहाँ पे ये गया मेरा MC कर्व। हाँ जी मैम। और यहाँ पे लॉस, तो लॉस होएगा तो इसका मतलब क्या है यार? ये मेरा AC कर्व हो गया, है ना? तो ये मेरा AC कर्व हो गया, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और ये जो मेरा शेडेड एरिया है ये मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। आई कहानी समझ में? क्योंकि ये पॉइंट पे मेरा एवरेज कॉस्ट मेरे एवरेज रेवेन्यू से क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो फिर ये सिचुएशन में इसमें क्या हो गया? मेरे को लॉस हो गया। आई कहानी समझ में? अच्छा, अब लॉस हो गया, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बना लेते हैं यार फटाफट फटाफट। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है यार? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब मेरा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाए? एवरेज कॉस्ट। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? तो आ जाओ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का भी कर्व बना लेते हैं यार। ये तो P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये तो एक साथ 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 आ गए ना, ये तो हमेशा ही होएगा। और ये बनाया मैंने अपना MC कर्व, है ना? और मैं अब बनाने जा रही हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो मेरा AC होएगा वो ऑफ कोर्स मिनिमम पे भी कटना चाहिए ना। ये मेरा AC कर्व हो गया, और ये जो शेडेड एरिया है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। आई कहानी समझ में? तो ये मेरे लिए जो शेडेड एरिया हो गया ये मेरे लिए हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बोल भाई, यहाँ तक कितनी कहानी समझ में आ रही तुम लोगों को? तुम बेटा यही बना रही हो? बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया। सब इसी पे बना लोगी यार? एक कोई एक पेज नहीं ले सकती हो? कॉपी तुम्हें दहेज में लेके जानी है? हाँ, तो मतलब अभी तक अब तुम लोग हिल रहे हो। बेटा मेरी स्केल कहाँ है? स्केल 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 कहाँ है मेरी? अरे वाह, कहाँ है? खोलो, हाथ खोलो। मतलब अब इसीलिए तो मैं आई हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। बनना है, बनना है, बनना है। तुम्हारा कहाँ है? तुम फोटो खींच रहे हो? लिख नहीं पा रहे? हाथ पैर में तुम्हारे ना, तुम लिख नहीं पा रहे, तुम फोटो खींच रहे हो। ये जितने लोग फोटो खींच रहे हैं अभी मैंने फोटो खिंचवा दे इन्हें ना। मतलब अब तुम बनाना स्टार्ट किया है, अभी तक क्या क्या कर रही थी? लाओ, हैं? हमारी छोरियाँ छोरों से कम थोड़े ना है। खाली छोरे नालायक नहीं होते हैं, छोरियाँ भी नालायक। कॉपी कॉपी का कॉपी का कहाँ है? कॉपी कहाँ है? कॉपी कहाँ है? निकालो। हमारी छोरियाँ छोरों से कम ना है, कम ना है, कम ना है छोरियाँ छोरों से। तुम्हारी कहाँ है? हाँ दो। हाँ? अभी नहीं बनाया तुमने घर? अब बनाना स्टार्ट किया है कॉपी पे? तो हमारी छोरे छोरों से कम ना है।
अब बनाना अब बनाना अब बनाना स्टार्ट किया है। अब बनाना स्टार्ट किया, अब बनाना स्टार्ट किया तुमने। हाँ, वही मैं देखने के लिए आ गई, मैं बड़ी देर से देख रही थी। कसम कसम खा रखा कि नालायकी ही करना है तुम्हें। हाँ, तुम आए थे तो हमें लगा था तुम पढ़ोगे, तुमने कसम खा रखी है। जरा तुमने कसम खा के रखी हुई। अब अभी शुरू किया, अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है ना। लो है एनसीसी, अभी 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 शुरू किया है। जरा मैंने कहा कि एक बार मैं जरा अपने बच्चों को कॉपी दहेज में लेके जाना तुम्हें है। कॉपी तुम दहेज में लेके जाओगे? तुम इकोनॉमिक्स इज्जत दोगे? सबसे पीछे लिखोगे तुम? तुम्हारी खाला का घर है, तुम जब मर्जी करेंगे उठा के चले आओगे। वो कहाँ थे तुम? घर गए थे? बढ़िया, एक दिन की छुट्टी मिलती घर भाग जाते तुम लोग यार। हैं, तुम्हें पता था मंडे छुट्टी हो जाएगी। ये फ्लैप फिर तुमने वैसे किया, फिर तुमने वैसे फ्लैप किया है। फ्लैप सीधा करो। हाँ, अब तो बना तुम्हारी खाला। तुम कॉपी लेके दहेज में लेके जाओगे कॉपी? दहेज में लेके जाओगे? हाँ हाँ, दहेज में लेके जाओगे कॉपी तुम। हाँ, उसके ऊपर मत कूद। दिखाओ तुम अपनी कॉपी दिखाओ। अभी अभी बनाना स्टार्ट किया ना। तुम आगे काहे नहीं बैठती, पीछे उसके क्यों बैठती हो? लेट का आती हो, आगे सीटें खाली हैं। देखो ये देखो, इस बच्चे के पास सीट खाली है। लेट क्यों आती हो तुम? पीछे सीट खाली तो है ही आगे। लेकिन आदत पड़ गई ना, पीछे पीछे बैठने में जो सुकून है वो आगे कहाँ है? आगे होएंगे तो मैम मारेंगी, डांटेंगी, सड़कें नजर में पड़ जाएंगे। पीछे अपना आराम से बैठ के आराम से टाइम पास करो यार। घर में रुकोगे तो काम करना पड़ेगा, मम्मी का काम करना पड़ेगा, पापा कहेंगे ये काम कर दो। तो इससे अच्छा कोचिंग ही चले आते हैं ना। और कोचिंग आएंगे तो क्या करेंगे? सबको अपने जैसा समझो। आओ। इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई यार, है ना। चलो तो एक बार जल्दी से पढ़ा देती हूँ, रीड करो। इन परफेक्ट कॉम्पोनेंट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर विल बी इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है ना यार। तो द मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म। जब एक यूनिफॉर्म प्राइस है तो कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना सप्लायर कर सकता ना बायर कर सकता यार। All firms are individually are price taker. They have to accept the price determined by the market, है ना। तो ये केस में हमारे पास जो डिमांड कर्व बनेगा ये हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अच्छा, अगर हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व बन रहा है तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होएगी। जब डिमांड कर्व हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी? इनफाइनाइट होएगी। डिमांड कर्व देख के आप लोगों को लग रहा है? अच्छा मैम, ठीक है। तो ऑल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस ओनली। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। इफ एनी सेलर ट्राई टू इंक्रीज हिज प्राइस अबव द मार्केट प्राइस, ओ ऐसा करोगे तो बताइए क्या होएगा? आप अपने कस्टमर को खो दोगे, है ना। जब आप अपने भाई बायर को पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में और जैसे ही आपने वो मार्केट से ऊपर प्राइस बेचा, इमीडिएटली ना आपका बायर आपसे मूव कर जाएगा और अपने बायर को आप खो दोगे। तो ही वुड लूज हिज कस्टमर। ऑल्सो नो सेलर वुड ट्राई टू सेल हिज प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस। मैम बिलो द मार्केट प्राइस क्यों नहीं बेचेंगे? बेच लो, बिलो द मार्केट प्राइस बेच लो। भाई आप बेच तो लोगे, कस्टमर तो रिटेन कर लोगे अल्टीमेटली, लेकिन तुम्हारे को मुनाफा कम हो जाएगा ना तुम्हारा, और आपके इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप कम करना नहीं चाहोगे। एक रैशनल पर्सन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। So यहाँ पे बात करते हैं hence the equilibrium price determined by the market demand and supply forces constitute demand curve for the firm. This price is also called is average revenue curve, marginal revenue curve, यानी कि D equals to AR equals to MR equals to price। ठीक है ना यार। बट आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, D एंड P ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि यार इन शॉर्ट रन जो डिमांड कर्व नॉर्मल प्रॉफिट पे होएगा तो वहाँ पे क्या MC इक्वल्स टू D हो सकता है? अब आप MC को D से रिलेट करवा ही नहीं सकते।
मार्जिनल कॉस्ट को आप डिमांड कर्व से कैसे रिलेट करवा लोगे आप? तो आपको लगेगा नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये होएगा ही नहीं, बट ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार। यहाँ पे अगर नॉर्मल प्रॉफिट पे है तो नॉर्मल प्रॉफिट पे ये सारी चीजें एक साथ हो रही है यार, क्यों? तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है यार, ठीक है। तो अभी कुछ भी पूछ सकते, कोई भी इक्वेशन बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते, कोई ऐसा रिश्ता पूछ लेंगे जो आपको लगेगा होता ही नहीं है, बट कहीं कहीं हो सकता है कि वो रिश्ते स्टैब्लिश हो जाते हो, है ना। तो ये बात को लेके सतर्क रहना यार, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बता दी, अब हम कुछ और बातें करेंगे यार। अच्छा, कुछ और चीज़ें बता दो मैम। हाँ जी मैम बेटा। मैम एक बात बताओ यार, ठीक क्या मैम, जब हमारी फर्म को मार्जिनल, जब हमारी फर्म इक्विलिब्रियम पे है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैम फर्म जो इक्विलिब्रियम पे है वो टाइम पे हमें प्रॉफिट्स हो रहे होंगे? नहीं, कभी भी नहीं कहा जा सकता है। एम सी इक्वल्स टू एम आर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी अच्छी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, उसे मिल रहा होता है, बट ऑफकोर्स हम इस सिचुएशन को ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट की सिचुएशन होगी, है ना। इक्विलिब्रियम, हम लॉस की स्थिति में तब भी हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले जाते हैं, आई बस समझ में। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं तो ऑफकोर्स हम लोग प्रॉफिट की सिचुएशन में, हम प्रॉफिट की सिचुएशन में है या नहीं है वो पता चलता है हमारे एसीओ और एआर कर्व के इक्वल आने पे, समझ रहे हो। जब एसी इक्वल्स टू एआर होएगा तभी हम प्रॉफिट पे होएंगे, जब एसी इक्वल्स टू एआर नहीं तो हम प्रॉफिट पे नहीं है। एंड एम सी इक्वल्स टू एम आर, भाई यहाँ पे देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया तो है यार, यहाँ पे देखो लॉस वाले में एम सी इक्वल्स टू एम आर है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, बट ऑफकोर्स हमारा एवरेज कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू के एबव से निकल गया, ऊपर से निकल गया, तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये लॉस की सिचुएशन बन रही है, बट हम ये पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम को गेन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। अच्छा, आप सुनेंगे ध्यान से, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा होगा यार, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट रन में देखो, अभी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या है, मैंने तो आपको शॉर्ट रन बताया, अभी लॉन्ग रन क्या है। देखो एक मार्केट में ना शॉर्ट रन में एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर सकती है और लॉसेस भी गेन कर सकती है, बट ऑफ कोर्स वो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी। तो अगर हमारी जो फर्म है अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है तो इसका मतलब है वो लॉन्ग रन में, और अगर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो शॉर्ट रन में, आई बात समझ में। हो सकता है कि आप मार्केट में एंट्री करते हो, कोई भी फर्म उस मार्केट में है ही नहीं जिस मार्केट में आपने एंट्री करी, तो ये केस में आपको क्या होएगा, फर्स्ट मूवर का फायदा मिलेगा, फर्स्ट मूवर का फायदा मिलेगा। और ये सिचुएशन में क्या होएगा, आप बहुत सारी फर्म वो प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में गुड्स को बेच रहे हो, तो ये सिचुएशन में क्या होएगा, फर्म्स आपसे माल परचेज करेंगी, वॉल्यूम ज़्यादा होएगी, ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे आप मूव कर सकते हो, समझ रहे हो, अगर आप सिंगल सिंगल सेलर हो गए। फिर बहुत सारी फर्म लॉन्ग रन में आपके मार्केट को आपके प्रॉफिट को देखकर अट्रैक्ट होती है, बहुत सारी फर्म मार्केट में आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर अट्रैक्ट करेंगी उस मार्केट को, और वो सब भी उस मार्केट में आ जाएंगी और माल को बेचने लगेंगी। और जैसे बहुत सारी मार्केट उस फर्म में, उस मार्केट में बहुत सारी फर्म्स उस मार्केट में एंट्री करेंगी, आपका जो प्रॉफिट होएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आप नॉर्मल प्रॉफिट पे मूव कर जाओगे, आई बात समझ में। और अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो और मार्केट आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है तो फिर ये सिचुएशन में क्या होएगा, आपको लॉस होएगा। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन शॉर्ट रन में हम दो चीज़ें कमा सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और लॉन्ग रन में हम क्या कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। आई कहानी समझ में, ये बात ध्यान रखना, ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है। आ जाओ, अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैं बता चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है, MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MC शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो कहीं से ही पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मेंटेन करेंगे वो टाइम पे MC का स्लोप क्या है। अब साला तुम्हारे को दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, अभी स्लोप को तो दिमाग में नहीं आया, तुम प्रॉपर जानते हो तुम्हारा कर्व ये ऐसे बन रहा है, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि स्लोप की बात, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है जब भी किसी कर्व को हम बनाते हैं और किसी कर्व पे अगर हमारी स्लोप ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और अगर किसी कर्व पे ऐसे स्लोप जा रही है तो नेगेटिव स्लोप है, और जब ऐसे जा रही है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। बता चुकी मैं आप लोगों को ये, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ना स्लोप क्या है, ये ऊपर को मूव कर रही है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव स्लोप है, क्वेश्चन को तो कहीं से भी बनाया जा सकता है यार, समझता है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, यहाँ पे आपको बना दिया गया कि ये देखो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हमारे पास, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे आके बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे
मेरली बीइंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट मीन दैट द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना इसका मतलब यह नहीं कि फर्म प्रॉफिट मेकिंग होएगी, है ना। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी नोन ओनली बाय द बेसिस ऑफ AR एंड AC, ठीक है ना यार। तो आप अपने आंसर पे अडिग रहना प्लीज, आपको कंफ्यूज करने की कोई भी कोशिश करेगा तुमने ना हटना नहीं है, वेरी सिंपल। तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट को कॉस्ट बिहेवियर को देख के हम अपनी अच्छी सिचुएशन का पता लगाते हैं कि हम किस पॉइंट पे हैं। तो MC इक्वल्स टू MR होता है तो हमारी सबसे अच्छी पोजीशन होती है। बट ऑफकोर्स हम नॉर्मल प्रॉफिट पे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे या लॉस पे, ये बात हमारे AR और AC के बेसिस पे ही पता चलेगी और कोई चीज़ नहीं बता सकती। आ जाओ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओ। इन डायग्राम यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया गया है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये हमारा AR कर्व है। तो AR कर्व हायर है हमारे एवरेज कॉस्ट से, तो ऑफकोर्स जो शेडेड एरिया ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो AR इज ग्रेटर देन AC, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे भी लिखवा रखा है, यहाँ पे भी लिखवा रखा है, और मैं आपको एक बार रीड भी करवा रही हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। AR is greater than AC, hence the difference between AR and AC constitute the supernormal profit. All firms in the industry which have a similar cost behavior as shown here will be earning supernormal profit. New firm may be attracted. तो मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे ही हम फर्म में मार्केट में एंट्री करते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हम जैसे ही मार्केट में एंट्री करेंगे बहुत हमें सुपरनॉर्मल प्रॉफिट होएगा और बहुत सारी फर्म्स हमारे उस प्रॉफिट को देख के अट्रैक्ट होंगी और वो भी उसी मार्केट में एंट्री करेंगी, और एंट्री करेंगी तो फिर लॉन्ग रन में हमारे लिए क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। तो क्या कहते हैं, न्यू फर्म्स में बी अट्रैक्टेड बाय सच सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड ट्राई टू एंटर द इंडस्ट्री, बट सच एंट्री कैन नॉट बी अचीव्ड इन द शॉर्ट रन। सो द एग्जिस्टिंग फर्म विल कॉन्स्टिट्यूट टू अर्न दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एंट्री शॉर्ट रन में नहीं होती है, तो इसलिए शॉर्ट रन में क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और जैसे ही फर्म मार्केट में एंट्री करेगी वो लॉन्ग रन की सिचुएशन बनेगी और हम हमें क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। दो द फर्म इन इक्विलिब्रियम इन स्पाइट ऑफ हैविंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होएगा तब भी फर्म इक्विलिब्रियम पे होंगे। हाँ भैया हाँ, चाहे लॉस हो, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट हो, फर्म इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, समझता है। इनफैक्ट ना यार, अगर हमारे शट डाउन पॉइंट भी होएगा तब भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेंटेन करेंगे, समझता है। द इंडस्ट्री एज अ होल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री नहीं होगी, फर्म होएगी इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इंडस्ट्री एट लार्ज ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होएगी। पूरी फर्म इक्विलिब्रियम पे हो सकती है लेकिन इंडस्ट्री एट लार्ज नहीं होएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के होने का मतलब है कि सभी लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट हो, समझ रहे हो, या सभी लोगों को एक ही सिचुएशन में, जब एक सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सभी मार्केट रहेंगी तो हम कहेंगे इंडस्ट्री एट होल है। बट यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, द इंडस्ट्री एज होल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम सिंस न्यू फर्म्स विल ट्राई टू एंटर इनटू द मार्केट ना, नई फर्म्स मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करी ना, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगी कि जब सारी मार्केट में सभी फर्म्स एंटर कर चुकी हैं और सेम पैटर्न से वो काम कर रही है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे है। बट मार्केट में एंटर करने की कोशिश करे तो मार्केट में ऑल द टाइम क्या रहेगा, उथल पुथल रहेगी ना। एंड मैंने आप लोगों को बताया था इक्विलिब्रियम इज स्लीपिंग पोजीशन, जहाँ पे ना हम अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं चाहते, हम बस एक सिचुएशन में हैं और हम एक सिचुएशन में ऐसे बने रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट जब मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, समझ रहे हो। न्यू फॉर्म मार्केट में आ रही है या न्यू फॉर्म मार्केट से जा रही है तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री एट लार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो ये टाइम पे शॉर्ट रन है, क्योंकि ऑफकोर्स लॉस और प्रॉफिट तो हमें कब होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, शॉर्ट रन में होंगे। लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें होंगे शॉर्ट रन में। फर्म इक्विलिब्रियम पे हो सकती है, शॉर्ट रन में फर्म इक्विलिब्रियम पे हो सकती है, बट इंडस्ट्री एट लार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे। द रीजन बिहाइंड की न्यू फर्म्स मार्केट में एंट्री कर रहे होंगे, तो जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंट्री कर रहे होंगे तो इंडस्ट्री एट लार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, वेरी सिंपल। यस, नॉर्मल प्रॉफिट एंट्री एग्जिट चलता रहता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके हम चीज़ों को रोकते हैं ना। हाँ, इन द डायग्राम गिवन हियर द फर्म ऑब्टेन OQ यूनिट्स एंड OP प्राइस, और ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम। ओह, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट लग रहा है, क्यों, यहाँ पे AC कर्व ये हमारा AR कर्व है, AC कट MR फ्रॉम AC इज इक्वल टू AR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो इक्विलिब्रियम। देखो, at the level where AR is equals to AC and hence the firm will be earning only normal profit since normal profits are already included in the computation of AC। बता चुकी हूँ ये वाली बात आप लोगों को। AC में हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होगा, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट।
थ्योरेटिकली द इंडस्ट्री एज होल शुड ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। कर ब्लॉक में भाई, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए ना। द इंडस्ट्री एज होल शुड ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस स्टेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हो रहे होंगे, लॉस होंगे तो मार्केट से फर्म जा रही होंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होंगे तो फर्म मार्केट में एंट्री कर रही होंगी। तो वो टाइम पे इंडस्ट्री एज होल नहीं होएगी इक्विलिब्रियम पे, पर जब नॉर्मल प्रॉफिट होएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे होंगे। बट सच इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन द लॉन्ग रन। आई कहानी समझ में? तो मैंने आपको बताया लॉन्ग रन में ही हमारे को नॉर्मल लॉन्ग रन में हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। आ रही हूँ। फॉर नॉर्मल प्रॉफिट एंड परफेक्ट कॉम्पोनेंट ए आर इज इक्वल्स टू ए सी एट पॉइंट वेयर एम से जो एम आर ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतनी कहानी समझ में आती है? मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, समझ में आ रहा है? शॉर्ट रन में फर्म जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस रन करे तो शॉर्ट रन, और नॉर्मल प्रॉफिट रन करे तो लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ही मार्केट इक्विलिब्रियम को अटेंड करना पॉसिबल है। शॉर्ट रन में फर्म इक्विलिब्रियम तो अटेंड कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल। चलो, लॉसेस एट शॉर्ट रन, ऑफ कोर्स एक फर्म को लॉस भी हो सकता है शॉर्ट रन में, है ना? तो आ जाओ, जहाँ पे ए आर इज लेस देन ए सी होएगा तो वहाँ पे क्या होंगे? लॉसेस होंगे। एंड ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री विच हैव सिमिलर कॉस्ट बिहेवियर एज शोन हियर विल बी हैविंग लॉसेस, बट वेदर द फर्म शट डाउन और नॉट इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मैम अगर लॉसेस होते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई फर्म अपने बिजनेस को बंद करे। हाँ बिल्कुल, शट डाउन पॉइंट होता है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए, जहाँ पे एवीसी इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे ये शट डाउन पॉइंट होता है। तो लॉसेस पे ए आर इज लेस देन ए सी, तो ये पॉइंट पे एक फर्म अपने बिजनेस को बंद करेगी या नहीं बंद करेगी ये बात नहीं कही जा सकती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? These firms would have a tendency to quit the industry and earn normal profit elsewhere, but they cannot exit in the short run. तो वही सिंपल यार। तो कह रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लगातार कंटिन्यूसली आपको लॉसेस होंगे तो जिस मार्केट में आपको लॉसेस होते हैं तो उस मार्केट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकल जाती है ना, बहुत सारी फर्म्स निकल जाती है ना। किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म है, उसमें से बहुत सारी फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, तो लॉस की सिचुएशन में वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, निकल जाएंगे तो वापस फिर क्या हो जाएगा? आप नॉर्मल प्रॉफिट मूव करोगे, लॉन्ग रन में आ जाओगे यार, है ना? द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, द इंडस्ट्री एज होल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कुछ फर्म्स जा रही होती हैं। तो जब लॉसेस होंगे जा रही होंगी, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे आ रही होंगी, तो वो टाइम पे जो इंडस्ट्री होती है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है। आई कहानी समझ में? शट डाउन पॉइंट क्या है? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो ये केस में क्या हो जाएगा? ये शट डाउन पॉइंट होएगा, ये शट डाउन पॉइंट होएगा आपके लिए। और ये भी कब आएगा? शॉर्ट रन में ही आने वाला है। इतनी कहानी समझ में आती है यार? और लॉन्ग रन, नॉर्मल प्रॉफिट कब होएगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में होएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कब होएगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में ही होएगा, है ना? अब लॉन्ग रन में हो रहा होएगा तो क्या होएगा? लॉन्ग रन में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी। कितनी बातें कर दी हो यार तुम, है ना? कितनी बातें तुम दोनों के पास है। आज दूसरी क्लास टोक रही हूँ मैं तुम लोगों को। ये हमारा हो गया P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, और ये हो गया हमारा MC कर। अच्छा, लॉन्ग रन में बना रहे ना, तो यही हो जाएगा LAR, यही हो जाएगा LMR। क्यों? यही तो हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा LMC, और यहीं से निकल रहा होएगा हमारा SMC, ये हो जाएगा हमारा SAC, और ये हो जाएगा हमारा
LAC। तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या क्या हो रहा होगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू LMR इक्वल्स टू LAR इक्वल्स टू LMC SMC इज इक्वल्स शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू। मुझे इसको एवरेज रेवेन्यू लिखना ही सही लगता है। SMC इक्वल्स टू SMC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलते जाओ भाई। SMC इज इक्वल्स टू LMR इक्वल्स टू LAR इक्वल्स टू LMC इज इक्वल्स टू SAC इज इक्वल्स टू LAC। ये सब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें ना यहाँ पे एक साथ बराबर में आ जाएंगी, तो ये बनेगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। यानी अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें एक साथ होंगी। तो लॉन्ग रन में ऑफकोर्स फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, है ना। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू LMR LAR LMC SMC LAC SAC। रटना तो है नहीं, लॉजिकली समझ लोगे तो याद रहेगा, रट पाओगे नहीं। देखो यार ये चीज़ रटने में थोड़ा ना आती है यार, है ना। तो उसको लॉजिकली समझोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। बढ़ूँ आगे मैं, तो यहाँ पे देखो, फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम LMC इज इक्वल्स टू LMR, ओके मैम, एंड ऑल्सो LMC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, सिंस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न बाई ऑल द फर्म्स। ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न बाई ऑल द फर्म्स। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, मैंने पहले बता रखा था, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ठीक है। Further in the long run, the firm will choose a plan that will minimize its cost. Of course, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रखा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग 5 नामों से जानते हैं। कोई बताएगा वो 5 नाम कौन से? बोट शेप कर्व, यू शेप कर्व, इनवलप कर्व, लीस्ट कॉस्ट कर्व, प्लानिंग कर्व। आई बात समझ में? तो ये 5 का नामों से जाने थे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था लीस्ट कॉस्ट कर्व क्यों बोलते हैं। तो ऑफकोर्स हम आप लीस्ट अपने पॉइंट, फॉर एग्जांपल जितना भी प्रोडक्शन हमें करना है, Q1 का प्रोडक्शन करना है तो Q1 लेवल पे प्लांट एंड मशीनरी चूज करते हैं, Q2 करना है तो Q2 पे। यानी हम लॉन्ग रन में ना मिनिमम पॉइंट पे ही रहना पसंद करते हैं ना। लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि हम अपना ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकते हैं अपने कॉस्ट को, ठीक है ना, मतलब अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग लीस्ट कॉस्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाली बात आप लोगों को बेहतर समझ में आ रही होगी अगर आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा होगा मुझसे। इन द लॉन्ग रन द फर्म विल चूज प्लान दैट विल मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, hence LAC is equal to SAC3 in the above diagram also, and SMC will cut SAC at lowest point। ये फालतू वाली बातें, इतनी कहानी समझ में आ गई। Taking into account all the above factors, the condition for long run equilibrium of a firm under perfect competition is SMC, SAC, LAC, LMC, LMR, LAR is equals to price। आई कहानी समझ में? In the diagram, the minimum point of LAC curve is tangent to the demand curve, and D equals to P equals to AR equals to MR। तो वही चीज़ ये भी इनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब एक टाइम पे इक्विलिब्रियम को ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी यार, क्योंकि सभी के सभी लोग ना सेम पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, है ना। कोई डाउट नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, क्या एक इंडस्ट्री को, एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में हो सकते हैं? ऑफ कोर्स शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। तो शॉर्ट रन में लेकिन अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो क्या होएगा, मार्केट में क्या होएगा, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड एंड एंटर इनटू द इंडस्ट्री, एंड सो देयर विल बी इंक्रीज इन द सप्लाई कॉजिंग अ रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस, ठीक है। फर्दर देयर विल बी अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट कर्व ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस, और मार्केट में और लोग आ जाएंगे ना, तो प्राइस इंक्रीज होएंगे यार, है ना। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई का प्राइस भी तो इंक्रीज कर देंगे। एज द इंडस्ट्री एक्सपैंड दिस चेंज विल कंटिन्यू अंटिल द LAC इज टेंजेंट टू द डिमांड कर्व। आई कहानी समझ में? एंड शॉर्ट रन में इफ एग्जिस्टिंग फर्म हैव लॉसेस इन द शॉर्ट रन,
एग्जिस्टिंग फर्म मेक्स लॉसेस दे विल लीव द इंडस्ट्री। तो लीव द इंडस्ट्री तो अपोजिट चीजें हो जाएंगी यार, है ना, मार्केट एक्सपैंड करना बंद कर देगी, मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, फर्म्स छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे यहाँ पे। आ जाओ। Thus, market forces and movements in demand cost curve ensure that all the firms earn only normal profit in the long run। तो ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, तुम में से इतने सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, मैं ये बात तो श्योर कह सकती हूँ 99% बच्चों को ये बात पता नहीं होगी कि शॉर्ट रन में ऐसा होता था और लॉन्ग रन में ऐसा हो रहा है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, है ना। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, जो तुम्हें पता नहीं होएगा आपका इंस्टीट्यूट वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, समझता है, तो ध्यान रखना ये बात को। हाँ यस, ऐसा होएगा ही नहीं। आप स्टार्टिंग में ये चीज़ें कर रहे होते हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें स्टार्टिंग में ही होंगे और लॉसेस भी हमें स्टार्टिंग में होंगे। तो लॉसेस अगर हो रहे हैं तो हम खुद ही उस मार्केट को छोड़ देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो बाकी फर्म्स एंटर करेंगी, तो अल्टीमेटली तुम लॉन्ग नॉर्मल प्रॉफिट पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये नहीं होगा। जो मार्केट के चलन है वो आमतौर पर यही रहता है, समझ रहे हो। ये ऐसा ही रहता है कि स्टार्टिंग में आप गए, मार्केट ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया तो लॉसेस में हो, मार्केट ने रिस्पॉन्स कर दिया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच गए। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे पेटीएम को बहुत सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। जब पेटीएम स्टार्टिंग में आया तो हमारे वहाँ पे मार्केट में ना डिजिटल पेमेंट का इकलौता मोड था यार, है ना, कह लो इकलौता बच्चा था यार ये। और फिर डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, उसका भी फ़ायदा इसे मिला। फिर देखा लोगों ने कि अरे पेटीएम का तो रेवेन्यू बहुत सारा जनरेट हो रहा है, तो बाकी फिर लोग मार्केट में आ गए, अल्टीमेटली किस में आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए, खूब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। हमारे पास एक ही तरीका था, पेटीएम करो। आ जाओ, चलो लॉन्ग रन में देखते क्या क्या हो रहा होगा यार। द इंडस्ट्री इज सेट टू हैव attain long run equilibrium when all the firms are earning normal profit only। क्या लिख रखा है, all the firms earning normal profit only, है ना। there is no further entry and exit into the market, कोई entry and exit नहीं हो रहा होगा। for long run equilibrium SMC, LAC, SSC, LMC, LMR, LAR equals to price, ठीक है ना यार। आउटपुट इज प्रोड्यूस एट अ मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, करो ब्लॉक में इस लाइन को। यस, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे, तो कॉमन सेंस है यार ना, प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा होएगा ना लॉन्ग रन को, इसलिए तो लीस्ट कॉस्ट कर्व कहते हैं, क्योंकि ये टाइम पे ना हम लोग अपने प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे होंगे, है ना। एंड प्लांट्स आर यूज एट फुल कैपेसिटी। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है, सिर्फ लॉन्ग रन में हो रहा है ना। तो प्लांट आर यूज एट फुल कैपेसिटी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगी। इम्परफेक्ट में मैं आपको मोनोपोली पढ़ाऊंगी, मोनोपोलिस्टिक पढ़ाऊंगी और ओलिगोपोली पढ़ाऊंगी। आपको पता है कॉस्ट का जो बिहेवियर आपको परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा, ये इम्परफेक्ट में किसी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। यानी मैम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में कोई भी फर्म क्या लिस्ट कॉस्ट पे काम नहीं करेगी, नहीं, लिस्ट कॉस्ट पे काम नहीं करेगी। आई बात समझ में। वहां पे उनके पास चॉइसेस होंगे, यहाँ पे क्या है, चॉइस नहीं है। एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, तो अल्टीमेटली अगर एक फर्म अपने मुनाफे को बढ़ाना चाह रही है तो एक फर्म अपने मुनाफे को कैसे बढ़ाएगी, अपनी कॉस्ट को पुश करके। तो इसलिए मजबूरी में यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो मजबूरी में अपनी कॉस्ट को पुश करता है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो मार्केट में क्या होता है कि हम यहाँ पे ना अभी अपने पास है, जितना रेवेन्यू मिल गया हम और कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जब हमें वो मिल जाता है तो हम फर्दर उसके बाद और एफर्ट्स नहीं करते, है ना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही हमें कॉस्ट का ये नेचर देखने को मिलता है, और यहाँ पे हम मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं, और किसी मार्केट में आपको कॉस्ट का ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लांट्स आर यूज फुल कैपेसिटी, जबकि मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में ये नहीं हो रहा होगा। सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन LMC इज इक्वल्स टू LAC, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेस्टेज एंड ऑल नहीं हो रहे होंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होगा। देयर विल बी एन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैक्सिमम अपने रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। Consumers pay the minimum possible price and which just covers the marginal cost, and firms maximize profits but they will earn only normal profit, है ना।
क्योंकि प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस बढ़ा नहीं सकते हम यहाँ पे। एवरी फर्म विल बी ऑप्टिमम फर्म, एवरी फर्म विल बी एन ऑप्टिमम फर्म। आई बात समझ में? और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? परफेक्ट कंपटीशन में, है ना? ओके, मार्केट मैकेनिज्म ensures optimum allocation of resources and use resources in the long run under condition of perfect competition। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट ना आपको चीज़ें समराइज कर दी है। ये ना मतलब समझ लो गुरु मंत्र है यार, ये एकदम एकदम लेके जाओ यार, घुट्टी बना के यार उसको पी जाओ। ठीक है ना यार? ऐसे ग्लास में डालने का, कॉन्सेप्ट उठाने को, मिक्स करने का, और गया, और फाइनली ये सब दिमाग में आ गया। आई बस मैंने भी यही किया था, पेपर लिया, सिलबट्टे पे उसको ऐसे ऐसे करके ना मिक्स कर लिया, ग्लास में घोला और पी गए। ये मत करना, ये नहीं करना है, समझ रहे हो? इसको 8 से 10 बार पढ़ना। एक बार अगर आप सोचोगे ना कि आपको एक बार पढ़ने में ये आ जाएगा, तो नहीं, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे पहली बार ए बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़े थे, ठीक वैसे इसको भी रिटेन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और सितंबर में हमने ये टॉपिक करवा दिया है। एग्ज़ाम कब है? जनवरी में। जनवरी में एग्ज़ाम है, सितंबर में आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता है बहुत टाइम है। इतने टाइम में तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं, और ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? सीरियसली, मान लो ये आदमी की बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड डेली ना हो ना, तो ये गर्लफ्रेंड भूल जाएगा। अच्छा तुम कौन सी वाली हो, समझ रहे हो?